नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि नेपाल में जो बगावत हुई है, वहां की जनता ने जिस तरीके से अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंका है, उसका भारत के लिए क्या अर्थ है। क्योंकि पहला ऐसा वाकया नहीं है जब भारत के पड़ोस में जनता ने बगावत की, विद्रोह किया और अपनी ही सरकारों को उखाड़ कर फेंक दिया है। उनके घरों में घुस गई है, नेताओं की पिटाई हुई है और उप प्रधानमंत्री और विदेश और वित्त मंत्री जैसे लोगों को घसीट घसीट के पीटा गया है। इसके पहले तस्वीर आपने देखी थी श्रीलंका के अंदर, जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे परिवार, इसके बारे में कहा जाता है कि उनका जबरदस्त कंट्रोल था श्रीलंका के ऊपर। लोग उनके घरों में घुस गए और उनको सेना की मदद से देश छोड़कर भागना पड़ा। वही स्थिति बांग्लादेश में भी दिखाई पड़ी। शेख हसीना कुछ दिन पहले तक या कुछ समय पहले तक बहुत ताकतवर मानी जाती थी, लेकिन उनको भी देश छोड़ के भागना पड़ा। लोगों का विद्रोह इतना ज्यादा था। लेकिन जो विद्रोह नेपाल में दिखाई पड़ रहा है वो अपने आप में हैरत अंगेज है। हैरत अंगेज इसलिए है क्योंकि वहां की जो विदेश मंत्री हैं और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, दोनों की पिटाई हुई। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको तो सारे कपड़े उतार दिए गए और उनको टांग पकड़ के खींचा गया। वित्त मंत्री की जो हालत की गई वो सबको मालूम है। संसद में आग लगा दी गई और सारी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के कई घरों को फूंक दिया गया, उनके दफ्तरों को फूंक दिया गया। इतना गुस्सा क्यों? और यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है कि ये सब कुछ उस दक्षिण एशिया में हो रहा है जिसका सिरमौर भारत को माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, अब नेपाल, और तीनों वो इलाके हैं जो भारत के पड़ोस में हैं और जहां भारत का डंका पिटना चाहिए। बांग्लादेश हो गया तो लोगों ने कहा कि मोदी सरकार क्या सो रही थी। नेपाल, जहां बहुत बड़ा स्टेक भारत का लगा हुआ है, वहां भी क्या भारत सरकार सो रही थी? भारत सरकार इन घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रही थी? क्या ये भी भारतीय विदेश नीति या मोदी सरकार की विदेश नीति की बड़ी असफलता मानी जाएगी? क्यों एक के बाद एक हमारे पड़ोसियों के यहाँ विद्रोह हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नहीं सर, भारत सरकार सो नहीं रही है। वो यूक्रेन में शांति स्थापित करना चाहती है, गागा में करना चाहती है। वो अभी हवाई जहाज से उतर नहीं रही है। वो चीन और रूस, अमेरिका, ये सब जमीनी इलाके हैं ना, अपने पड़ोस के हैं, तो वहाँ जमीन से जाना पड़ता है पैदल जी। तो अभी सरकार को हवाई जहाज से उतरने में टाइम लगेगा, तो सो नहीं रही है हमारी सरकार। और अब नेपाल के बाद ज्यादा जाग गई है, ये भी एक स्थिति है। कई सवाल हैं आशुतोष जी। कल के बाद आप भी काफी चर्चा कर रहे हैं, मैंने सत्य हिंदी पर भी देखा जी, और अभी भी चल रही है। इसके कुछ खास जो चीजें हैं, दो चार चीजें, अगर वो उन पर बातचीत नहीं हुई हो तो अपन कर सकते हैं। प्लीज सर। और हो गई हो तो रिपीटिशन भी मांग सकते हैं। ये सब कुछ 2 दिन में हो गया आशुतोष जी, या 2.5 दिन में हो गया। मतलब बुधवार को तो जो खबरें हैं वो वहाँ राष्ट्रपति की अपील हो गई, शांति हो रही है वहाँ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। सब कुछ मंडे को हुआ, कोई 18-19 लोग मारे गए, फिर ट्यूसडे को 2-3 लोग मारे गए। 2 दिन में पूरा विध्वंस हो गया, 200 लोग घायल हो गए। और जैसा कि वहाँ के जो प्रोटेस्ट लीडर हैं सूदन गुरुंग, उन्होंने घोषणा की आज, नेपाल गवर्नमेंट हैज फॉलन, ये यूथ हैव वॉन द प्रोटेस्ट।
नेपाल सरकार गिर गई है और युवाओं की जीत हो गई है। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या ये है कि ये सब 2 दिन में हो गया। यह मुद्दा हमारी बातचीत का ये है कि ये जो हुआ वो पिछले 17 सालों से प्रोसेस में था और 17 सालों में जो वहाँ 14 प्रधानमंत्री बदल गए और ये आपस में ही चेंज होते रहे, कभी ओली कभी प्रचंड, और इन लोगों के बीच में जो सत्ता का हस्तांतरण चलता रहा और इनका सत्ता के प्रति प्रेम, ओली के बारे में जो कहा जाता है, कहा जा रहा है कि वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं तो उनसे मिला था, वो उनके घर पे ही मिला था जिसको आग लगाई गई, वो जब सत्ता में नहीं थे नेपाल में। तो ये जो हमारे शासकों का जो आपने जिक्र किया, बांग्लादेश का और श्रीलंका का और अब नेपाल का, एक तो 2 चीज है, क्या इनको अपने यहाँ जो चल रहा है उसकी खबर नहीं होती है क्या? कोई खबर नहीं थी क्या कि ये सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगा रहे हैं और सोशल मीडिया को कह रहे हैं कि आप रजिस्टर कीजिए, 7 दिन का समय दे रहे हैं और इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एक तरह की सेंसरशिप लगा रहे हैं। आपको अपनी जनरेशन जेड के बारे में कोई अकल ही नहीं है क्या? आपको ज्ञान नहीं है कि ये जो बच्चे हैं 13 से 28 साल के, वो क्या सोच रहे हैं? हम लोग हम लोगों की सोच भी अब 75 साल के लोगों के बारे में होती है कि मोदी जी इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, भागवत साहब देंगे कि। हम लोग अपनी बातचीत में 13 और 28 साल के बच्चों की बात ही नहीं करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि ओली के भारत से संबंध कितने खराब थे या क्यों थे। हम ये बात नहीं करते कि वहां नेपाल में जो पॉलिटिशियंस के बच्चे जिस तरह की अय्याशी में थे और हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस के बच्चे जिस तरह से वैभव में पड़े हुए हैं, हम कभी बात ही नहीं करते। तो ये जो 2 दिन में नहीं हुआ है, ये मंडे ट्यूसडे नहीं है, इसके कई मंडे निकले हैं, कई ट्यूसडे निकले हैं और ये बच्चों एक साथ नहीं निकले हैं। ये बहुत एक जिसको कहते हैं कि बहुत दिनों का मवाद जैसे फूट पड़ा है और उसने हिला दिया, हम लोगों को हिला दिया, भारत को पहली बार हिलाया है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से हिलाया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा 1750 किलोमीटर की सीमा है नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, कम से कम ये 4 राज्य हैं, बांग्लादेश भी है। ये जो पूरा का पूरा जो मामला है, इसमें जो हम बात करना चाहते हैं आशुतोष जी आपके साथ, वो ये है कि हम अपनी मोदी सरकार को इसके लिए कितना जिम्मेदार मान सकते हैं या माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए। बांग्लादेश की जो आबादी है 17-18 करोड़ है, 18 करोड़, 140 करोड़, और वो शेख हसीना भारत के सबसे नजदीक थी, मतलब भारत परस्त थी एक तरह से, पूरी तरह से। हमारा इतना बड़ा जो अपरेटस है इंटेलिजेंस का, इतना, वी हैव ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमको पता ही नहीं चला कि शेख हसीना के नीचे जमीन कैसे खसक रही है, उनके देश में क्या चल रहा है, उनके छात्र क्या सोच रहे हैं,
उनके यहाँ की सेना क्या कर सकती है हम बता ही नहीं पाए। और एक मुल्क जिसको हमने इतनी कुर्बानियों के साथ बनाया 1971 में, वो मोदी जी के राज में भेंट चढ़ गया, फिर से पाकिस्तान की भेंट चढ़ गया, और शेख हसीना को हम शरण दे रहे हैं। पाकिस्तान का फिर उस पर एक तरह से कब्जा हो गया। बांग्लादेश तो 17-18 करोड़ का था, है एक राष्ट्र। नेपाल तो 3 करोड़ का है आशुतोष जी। जी। और 3 करोड़ की आबादी वाले, और दूसरा फैक्टर आप सोचिए कि दुनिया का एकमात्र घोषित हिंदू राष्ट्र, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता है, और वो अंदर ही अंदर नेपाल में सुलग रहा था। अंदर ही अंदर क्या सुलग रहा था हमको पता ही नहीं चला, और या हम गलत फहमी में थे। तो आप पूछेंगे कि गलत फहमी क्या हो सकती है। गलत फहमी ये कि वहां हिंदू राष्ट्र की स्थापना की हलचल चल रही है, और योगी जी के पोस्टर्स बड़े बड़े फिर से लगने वाले हैं। हमको ये गलत फहमी थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ज्ञानेश के समर्थकों ने वहां बड़ा प्रदर्शन किया था, और उसमें योगी जी के पोस्टर दिखाए गए थे, और हमारे उत्तर प्रदेश की काफ़ी ज़िले, उत्तर प्रदेश के 4-5 ज़िले जो हैं वो प्रमुखता से लगते हैं नेपाल के साथ। हमको ये लगा कि बहुत अच्छा है, आरएसएस को भी लगा होगा कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है नेपाल में। हमको ये नहीं पता था कि चल क्या रहा है। हमारा खुफिया तंत्र कुछ पता ही नहीं कर पाता कि गलवान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पता नहीं क्या। हमारी हुकूमत पता नहीं क्या काम करती है, पूरे 24 घंटे सोती नहीं है। 4 घंटे सोते हैं प्रधानमंत्री, 20 घंटे क्या काम करते हैं। तो हमें पता ही नहीं चला किसी भी देश के बारे में हमने। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को तो डिक्टेटरशिप की तरफ, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में कि झोंकने में हमारी भूमिका भी है। आपने देखेंगे अभी चीन में जो एससीओ की बैठक हुई, हमने शहबाज शरीफ को नजरअंदाज ही नहीं किया, उसके वीडियो सर्कुलेट भी करवाए कि हम पुतिन से बात करते हुए बगल से निकल रहे हैं, शहबाज शरीफ खड़े हुए, देखो हमने देखा तक नहीं। मतलब मुनीर को खुश कर रहे हैं कि देखिए हम तुम्हारे ऑफिशियल डेमोक्रेट प्रधानमंत्री को कुछ नहीं समझते। मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान या दर्शकों की तरफ लाना चाहता हूँ वो नेपाल नहीं है। हमारी हुकूमत की ताकत राहुल गांधी का पीछा करने में लगी हुई है कि वो मलेशिया में स्कूटर पर घूम रहे हैं, और उनके फेक वीडियोस कैसे बनाए जा सकते हैं, उनका पीछा कैसे किया जा सकता है। मतलब राहुल गांधी का पीछा करो और पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। जिस समय राहुल गांधी का पीछा किया जा रहा था मलेशिया में, नेपाल में भारत की बची कुची जमीन खिसक रही थी पैरों के नीचे से। हम चाहते हैं अगर अगर हमारी ताकत होती या इंटेलिजेंस हमारा मजबूत होता या हमारी इच्छा होती, केपीएस ओली से हमारे कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, खराब संबंध है, बहुत खराब संबंध रहे। अगर अच्छे संबंध होते तो केपीएस ओली भागकर भारत की शरण में आते, पर वो भारत की शरण में नहीं, कहीं गए होंगे, दुबई गए होंगे, कहीं गए होंगे, हम आगाह कर सकते थे। पर हमारी हुकूमत की रुचि, हमारे मतलब जो वहां आरोप है, नेपाल में आरोप है, अदालतों पर जो आरोप है कि उनकी याचिकाएं अदालत तक पहुंचने नहीं दी गई, अदालत ने खारिज कर दी और उनके लोगों को बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ रुचि छात्र नेताओं की जमानतें रुकवाने में, उनकी बेल एप्लीकेशंस का विरोध करने में।
विपक्ष के नेताओं की जासूसी करने में और मीडिया के तार कसने में रहती है। और यही सारे आरोप नेपाल में अगर आप देखें कि कांतिपुर में आग लगाई, सरकार के दफ्तरों में आग लगाई, पार्लियामेंट में लगाई, अदालतों के प्रति गुस्सा, एग्जैक्टली यही चीजें हैं। और हमारे यहाँ भी यही हो रहा है कि ये इंटिमिडेशन जो है, सब्जुगेशन जो है, वो इन्हीं चीजों, विपक्ष को मारो, छात्रों को नक्सल और लेफ्टिस्ट और तमाम उनकी जमानतें मत दो, होने दो, चार्जशीट मत बनाओ, 5-5 साल पड़े रहे, तमाम चीजें। नेपाल के छात्रों का गुस्सा ही है कुल मिला के। वहां के छात्रों के निशानों पर सरकार, मीडिया, अदालतें, सरकार का करप्शन। और हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजनाएं बन रही हैं, लगी रहे, काफी लग गए, रजिस्ट्रेशन तो होता ही है हमारे यहाँ भी। तो ये जो वीपी सिंह की सरकार क्यों गिरी थी, आपको पता है आशुतोष जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं। वो जनता की नब्ज पर उनकी पकड़ नहीं थी कि वो मंडल कमीशन ला रहे हैं तो उसकी रिएक्शन क्या होगी। हमारी हुकूमत की पकड़ नहीं थी कि 3 कानून लाए किसानों के खिलाफ, 750 लोग मारे गए, तो काले कानून लाने के समय हमारी पकड़ नहीं थी कि यार इसकी रिएक्शन क्या होगी। हम जब आप कह रहे हैं यूएस टेरिफ्स आ रही हैं, यूएस कह रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर भी खोलो, तो हम कह रहे हैं फार्मर्स की रक्षा करेंगे, पशुपालकों की। आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। आपने कॉटन खोल दिया और चीजें आप खोलने को तैयार बैठे। हमारे पड़ोस के हर एक देश की यही कहानी है। और आप देखिए 2014 के पहले हमारे पड़ोस में क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। तो मैंने जैसे कहा कि नेपाल में शांति की शुरुआत हो गई है, वहाँ राष्ट्रपति की अपील पर छात्र नेताओं से बातचीत शुरू हुई है, पर उसमें सेना की मौजूदगी भी रहने वाली है। राष्ट्रपति कब तक रहते हैं भूमिका में पता नहीं, वहाँ अल्टीमेटली क्या होगा हमको। एक चीज जो दिखती है वो ये कि भारत का कोई वहाँ रोल नहीं है, मतलब जो दिखता है वो ये दिखता है। और अभी जो आरोप लग रहे हैं उसमें ये लग रहा है छात्रों की तरफ से भी, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, कि कुछ ऐसे तत्व घुस गए जिन्होंने ये विध्वंस किया। अभी नाम लेकर, देश का नाम लेकर आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं कि किसने करवाया। सवाल ये है कि क्या विध्वंस के लिए दोषी जिन राष्ट्रों को या जिन तत्वों को ठहराया जाएगा, उसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा, स्केपगोट किसको बनाया जाएगा। दूसरा ये कि नेपाल का जो पुनर्निर्माण होगा, जो चीजें होंगी, क्या नेपाल वही रहेगा जो पहले था कि बदल जाएगा। और हमारी विदेश नीति, उसका क्या होने वाला है। हम अभी भी लगे हुए हैं वही ट्रंप और यूरोपियन यूनियन में लगे हुए हैं। ट्रंप ने कह दिया है यूरोपियन यूनियन से 100% का की टैरिफ लगाओ इंडिया और चीन पर। अभी हम उसमें उलझे हुए। हमने अपनी जो सिक्योरिटी है वो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये इतने महत्वपूर्ण, वहां चौकसी बढ़ा दी गई, सिक्योरिटी बढ़ा दी है। उत्तराखंड में झूला घाट पर जो पिथौरागढ़ में है, और बिहार में कई जिले जहां बिहार में चुनाव होने वाले हैं, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ये सब नेपाल से लगते हैं। और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग का इलाका है।
तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ आशुतोष जी कि ये जो नेपाल का जो मामला है वो बांग्लादेश से अलग है हमारे लिए, जी श्रीलंका से अलग है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो इमोशनल कनेक्ट हैं, हजारों लोग रोज बॉर्डर क्रॉस करके बिना वीजा के आते जाते हैं, और बहू बेटी के संबंध हैं यूपी में, बिहार में। एक वहाँ के सीता जी के जन्म स्थान के कारण हमारा जो पशुपतिनाथ के कारण जो हमारा, और तमाम चीजों के कारण जो हमारा, हिमालय के कारण जो हमारा कनेक्ट है, तो हम लोग नेपाल के साथ एक अलग किस्म से जुड़े हुए हैं। और नेपाल में अगर ये चीजें हो रही हैं और हमारी आंखों के सामने, हमारे पैर के नीचे से जमीन, हमारे मतलब दिन में जब हम खड़े हुए थे हमारी जमीन खसक गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे भारत सरकार के पूरे प्रतिष्ठान, पूरे विदेश नीति, पूरी सरकार, पूरी हुकूमत के लिए चुनौती है। वो क्या कर रही थी, वो देखती क्यों रह गई? तो इसलिए हमने सोचा कि ये जो नेपाल को लेकर एक नया जो अगर है, मुझे नहीं पता कि इस पर बातचीत हुई कि नहीं, पर मैंने सोचा कि आपके साथ इस नज़रिए से क्या बातचीत की जा सकती है। तो हम आज की बातचीत को आशुतोष जी इसी नोट पर खत्म कर दें, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू।